स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, आपको पता होगा सबसे पहला हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो था परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। और आपको यह भी पता है कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के दौरान हमने कहीं भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन नहीं किया था। कारण क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। बट बच्चों, उसके बाद जो सेकंड सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था या अभी तक जो कर रहे थे वो था इन इलास्टिक कॉलिजन। और इन इलास्टिक कॉलिजन में कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है। बिल्कुल सर। और बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि हम लॉस कैसे निकालते हैं। लॉस इज इक्वल टू, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी सर ने बताया, लॉस इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। तो बच्चों वही चीज लिखा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल। बच्चों, इनिशियली अगर दोनों पार्टिकल्स मूविंग स्टेट में थे विद देयर वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली u1 एंड u2, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को क्या लिखा जा सकता है सिस्टम का, चेक कीजिए, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कॉलिजन। बिल्कुल सर। आफ्टर द कॉलिजन बच्चों हमारे पास आएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमें u1 u2 या v1 v2 की कोई डायरेक्शंस रखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कॉलिजन और ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर द कॉलिजन। अब बच्चों सोच के देखिए कि v1 और v2 हमें निकालना आता है। दे आर द फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकाले या v1 और v2 के जो दो फॉर्मूले हमने बताए थे उनसे निकाले। अगर उनकी वैल्यू निकालकर यहां हम लोग रख दें तो हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो आती है फाइनली वो ये है, जिसको हम लोग रीड करते हैं एज हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस e स्क्वायर एंड u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, जिसमें u1 और u2 के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, मतलब इनकी वैल्यूज हमें विद डायरेक्शन प्लेस करनी है। बच्चों, ये m1 m2 अपॉन जो m1 प्लस m2 लिखा हुआ है, ये पूरी जो कंबाइंड टर्म है ये वाली, इस कंबाइंड टर्म को हम लोग यहां पर नाम देते हैं एज म्यू, जिसको हम लोग नाम देते हैं रिड्यूस्ड मास। बच्चों, ये रिड्यूस्ड मास जो हम लोगों ने नाम दिया है, इसके देखकर कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि ये नई चीज क्या आ गई। ध्यान रखें, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें कि इसकी कोई डेफिनेशन ढूंढे ये क्या चीज होती है। ये सिर्फ इस बड़ी सी टर्म को एक स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम लोग यहां पर देखते हैं, यानी कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को हम लोग क्या लिख देते हैं, ओनली म्यू, जिसका नाम होता है रिड्यूस्ड मास। तो ये हमारा फॉर्मूला अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हाफ म्यू 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं बच्चों v रिलेटिव, यानी कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसा भी इसको लिखा जाता है। तो दोनों तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बच्चों जल्दी से क्रॉस चेक कीजिए इस फॉर्मूले को। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो परफेक्टली इलास्टिक में e की वैल्यू 1, e की वैल्यू 1 रख दो, 1 माइनस 1 0, पूरी टर्म क्या हो गई, 0, और पूरी टर्म 0 हो गई, मतलब लॉस हुआ ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए ना अगर परफेक्टली इलास्टिक है। इन इलास्टिक कॉलिजन है तो E की वैल्यू जो भी आपको दी है उसको प्लेस कीजिए, तो इन इलास्टिक कॉलिजन का लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो बच्चों, अब तक हमने जो भी डिस्कशन किया उसमें यूजफुल इक्वेशंस, अगर आप फॉर्मूले याद रखना चाहते हैं तो वो कौन कौन से हैं, याद कीजिए, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, दैट इज लॉस, या बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बाय फर्स्ट टू सेकंड इन परफेक्टली हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। एग्जैक्टली सर। दूसरा, v1 और v2 के वो फॉर्मूले एक बोल के बता देता हूं, m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, और प्लस करके फिर 1 प्लस ई m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये v1 का था और इसी तरह से v2 का भी था। e की वैल्यू 1 रख दो तो वो बन जाएगा इलास्टिक का, और e की वैल्यू लेस देन 1 रख दो तो बन जाएगा वो इन इलास्टिक का। और उसके बाद ये वो चौथी इक्वेशन जो हम लोग याद करने के लिए बोल रहे हैं, दैट इज हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस e स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। इसकी हेल्प से आप किसी भी तरह के कॉलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ढूंढ सकते हैं। एग्जैक्टली। और लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, v1 इज इक्वल टू ev, केवल इतना सा याद रखें, क्योंकि v1 इक्वल टू ev है तो v को h में कन्वर्ट करके h आ जाएगा, h को t में कन्वर्ट करके टाइम आ जाएगा। तो ये सिर्फ इक्वेशंस है अगर याद रखना चाहते हैं तो, और अगर याद नहीं रखना है तो इक्वेशंस बनाकर सॉल्व कीजिए जैसा हम लोग अब तक कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर। तो बच्चों, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, जहां सर ने बहुत पहले डिस्कस किया था कि e की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है, और e की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो अपन वो स्पेशल डिस्कशन कर रहे हैं e की वैल्यू की 0 के लिए। तो बच्चों, जब e की वैल्यू 0 होती है उसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। अब बच्चों, सर ने जस्ट अभी आपको पढ़ाया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं वहां पर e की वैल्यू को 0 कर देता हूँ, यहाँ पर e की वैल्यू 0 कर दे, तो क्या ये टर्म मैक्सिमाइज हो जाएगी? बिकॉज बच्चों, अगर e बढ़ाएंगे तो ये टर्म कम होती जाएगी, और कम चीजों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी छोटा आएगा।
इसका आंसर सबसे बड़ा कब आ सकता है? जब ई क्या हो जाए? जीरो। अगर ई जीरो हो गया उस केस में ये आंसर सबसे बड़ा आएगा। पर ये आंसर था किसका? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का। इसका मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होती है जब ई की वैल्यू क्या हो? जीरो। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है। दो आटा बॉल को अगर हम लोग कोलिजन करा दें तो वो स्टिक हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। तो मतलब इनिशियल कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, फाइनली वो स्टिक हो गई, तो मे बी पॉसिबल वो बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां पर वही बात हो रही है, द कोलिजन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैज बीन लॉस्ट, मतलब लॉस कैसा रहा है? मैक्सिमम ड्यूरिंग कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और बच्चों कभी कभार ऐसा भी होता है जब हेड ऑन कोलिजन होता है तो दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद आपस में स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। तो वही बात देखिए, इन हेड ऑन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन particles get stick together after the collision and move with the same velocity। और वो दोनों चिपकने के बाद एक सेम वेलोसिटी चलते हैं, जैसा हमने आटा बॉल के बारे में बात करी है। तो बच्चों ऐसा कुछ होगा, m1 कोई एक बॉडी है u1 से आ रही है, m2 दूसरी बॉडी जो u2 से जा रही है, u1 u2 से बड़ा है, तो उस केस में कोलिजन होगा। अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो उस केस के अंदर आई कैन से बोथ विल गेट स्टिक टुगेदर एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी व्हिच इज नोन एज v। तो बच्चों ये v से जाती है। अगर ये v से जा रही है तो अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लेंगे। ऑलवेज वैलिड। एग्जैक्टली, ऑलवेज वैलिड। अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं कि COLM इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन। तो बच्चों m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू क्या? दोनों ही मास v से जा रहे हैं तो अपन ने v कॉमन लेके लिख दिया m1 प्लस m2 इंटू v। बच्चों एक डाउट आपको आता है कि सर आपने पहला कोलिजन, दूसरे कोलिजन मतलब इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक के अंदर आपने ई की इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पर आपने ई की इक्वेशन नहीं लिखी। बच्चों अगर मैं ई की इक्वेशन यहाँ लिखता, मान लेते हैं v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन u1 माइनस u2। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ई कितना है? जीरो। ये जीरो, तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये भी हो जाएगी जीरो। जैसे ही जीरो हुई तो यहां से अपने को मिलता है जीरो बराबर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। यहां से ये बात क्लियर भी हो जाती है कि कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इसका मतलब अगर कहीं लिखा आता है कि पार्टिकल स्टिक हो गए तब भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, या फिर लिखा आता है कि कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम हो गई, वेलोसिटी मतलब वेक्टर वाली अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, अगर वो सेम हो गई इसका मतलब वो भी क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और बच्चों ये वेलोसिटी हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट की ही बात कर दी जाती है। तो बच्चों यहां तक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बेसिक समरी थी। अब नेक्स्ट अपन जो इसकी बात करेंगे वो होगा इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होगा, वो ध्यान दीजिएगा। और सर यहाँ पर अपन बच्चों को ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके क्वेश्चंस अब तक के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा आसान होंगे, क्योंकि एक ही इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं तो एक कॉमन वेलोसिटी से चलेगी, मतलब COLM लगाओ और आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। बिल्कुल सर। तो बच्चों जैसा कि सर बात कर रहे थे, अगले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस सर ने आपको पहले ही बता दिया कि मैक्सिमाइज लॉस होता है और ई की वैल्यू क्या होती है? जीरो। बच्चों हालांकि ये डिस्कशन सर आपको पहले ही बता चुके हैं, अब सिर्फ उसको हम लोग थ्योरेटिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसे लिखा जाता है। के इनिशियल माइनस के फाइनल। बच्चों इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। अब ई की वैल्यू 1 रखो तो इलास्टिक बन जाएगा, लेस देन 1 रखो इन इलास्टिक बन जाएगा, और ई की वैल्यू 0 रख दें तो क्या बन जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक, जो अभी रिसेंट हमने पढ़ा। बच्चों ई की वैल्यू 0 रख दो तो क्या बन जाएगा? ये 1, और 1 का इसके साथ या इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म अब खत्म हो गई है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, क्योंकि ई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं? 0। बिल्कुल। तो बच्चों हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये है वेक्टर u1 माइनस वेक्टर u2 का होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? जैसा मैंने पहले भी बताया था, हाफ ये रिड्यूस्ड मास वाली टर्म है, इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू, और ये क्या लिखा जा सकता है? u रिलेटिव का स्क्वायर, जिसमें ये एक वेक्टर टर्म है, ऑलवेज रिमेंबर। तो बच्चों अब जो क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ 2 kg मास हैविंग वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड collides with a body of 1 kg mass moving with a velocity of 4 meter per second in the opposite direction. After collision, both bodies stick together. बच्चों इस वर्ड से पहचानना है perfectly inelastic collision and move with a common velocity. या फिर आप इस वर्ड से भी आप पहचान सकते हैं, क्योंकि अपन ने दोनों ही बात डिस्कस करी थी। Find the velocity in meter per second. कौन सी वेलोसिटी? जो कॉमन वेलोसिटी है। तो बच्चों डायग्राम फटाफट से बना लेते हैं। 2 kg की बॉडी 3 से मान लेते हैं 3 से आई कैप की तरफ जा रही है। बिल्कुल। दूसरी है 1 kg की बॉडी जो माइनस आई कैप की तरफ 4 मीटर पर सेकंड जा रही है। आफ्टर कोलिजन बोथ गेट कंबाइंड, मैं अंदर लिख देता हूं 2 + 1,
और इनकी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और इसकी फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर अपने को निकालना है। बिल्कुल। अब बच्चों ये अपने को निकालना है तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम 2 into 3i कैप प्लस 1 into minus 4i कैप, बैकवर्ड है इसलिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर 2 plus 1 3 into v वेक्टर। अब बच्चों यहां से क्या आया 6i कैप, यहां से आया minus 4i कैप, दैट इज इक्वल्स टू 2i कैप इज इक्वल्स टू 3 into v वेक्टर। तो बच्चों v वेक्टर की वैल्यू आ गई 2/3i कैप, मतलब टकराने के बाद ये फाइनली i कैप डायरेक्शन में 2/3 से कंबाइनली मूव करेंगे। एग्जैक्टली सर। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वैगन ऑफ 20 मेट्रिक टन। बच्चों 1 मेट्रिक टन कितना होता है 1000 kg, तो 20 मेट्रिक टन कितना हो गया 20 into 1000 यानी कि 20 into 10 to the power 3 kg। एग्जैक्टली। Moves with a speed 10 meter per second and collides perfectly inelastically, E की वैल्यू 0 with a stationary wagon of 60 metric ton. Find loss in kinetic energy. बच्चों लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का अभी इक्वेशन हम लोगों ने नोटिस किया, उस इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, दैट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। E की वैल्यू बच्चों क्या थी वहां पे 0, तो 1 माइनस ई स्क्वायर क्या हो गया 1, और यहां बचेगा म्यू रिलेटिव यानी कि u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस करना है बच्चों, और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक के। बच्चों सबसे पहले m1 20 मेट्रिक टन कितना लिखेंगे 20 into 10 to the power 3 मल्टीप्लीकेशन विद m2 कितना है 60 मेट्रिक टन, बिल्कुल 60 into 10 to the power 3 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों इसको क्या हम लोग ऐड कर देते हैं 20 into 10 to the power 3 प्लस 60 into 10 to the power 3 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। बच्चों u1 कितना है 10 और दूसरा किस पे है स्टेशनरी, तो सिंपली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। तो बच्चों अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ये हो गया अपने पास कितना 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 2 कितना बचेगा 50, ये हमने 50 लिख लिया। अब अंदर जो हमारे पास टर्म है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बच्चों 2 into 6 कितना हो जाएगा 12, फिर 0 और 0 कितने हो गए 10 to the power 2, 10 to the power 3 5 और 10 to the power 3 कितना 8, तो ये हो गया 12 into 10 to the power 8। बच्चों इसी तरह से इसको हम लोग ऐड कर दें तो ऑब्जर्व कीजिए 60 और 20 कितना हो गया 80 into 10 to the power 3। अब बच्चों इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ऑब्जर्व कीजिए एक 0 से एक 0 ये कैंसिल, बिल्कुल सर, ये 3 है तो ये कैंसिल होके यहाँ कितने बचेंगे 5। अब बच्चों यहां पर भी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल 4 से काट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 और ये कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों 5 यहां पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें सिंप्लीफाई करें तो ये कितना है 15/2 और ये बचेगा 10 to the power 5 जूल। ये आ गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg is projected vertically upward with a speed 20 meter per second. At the same moment, another object B of mass 3 kg, which is initially above the object A, is dropped from a height h equal to 20 meter. The 2 point-like objects collide and stick to each other. Perfectly inelastic. Perfectly inelastic, sir. Find the kinetic energy of the combined mass just after the collision. बच्चों इस बार लॉस नहीं पूछा है, पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितनी है कंबाइंड मास की जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो एम क्या रहेगा, जब कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद उनकी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हुई, अगर वो वेलोसिटी ढूंढ ली तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो बच्चों ये काइनेमेटिक्स प्लस कोलिजन का वापस अगेन मिक्सचर क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो हुआ क्या, ये अपन ने कोई हाइट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 20 मीटर। बच्चों यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा गया जिसका मास आपको दे रखा है 3 kg, और एक ऑब्जेक्ट को आपको ऊपर थ्रो करा गया जिसका मास है 1 kg, और 20 से इसको हमने ऊपर फेंका है। तो बच्चों ये 1 kg है, इसको ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से, और बच्चों इसको ड्रॉप करा गया, u कैसा है 0। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं कि ये कितने टाइम पर आकर मिल रहे हैं, रिलेटिव मोशन लगा रहे हैं। तो बच्चों क्या दोनों का a रिलेटिव 0 हो गया, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन -g है। -g है, बिल्कुल सर। और बच्चों अगर a रिलेटिव 0 होता है तो सर ने सिखाया था अपन स्पीड रिलेटिव इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, दोनों की इनिशियल स्पीड कितनी है 20 और 0 दैट इज 20। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 सेकंड बाद दोनों कोलाइड करेंगे। एग्जैक्टली सर, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पर दोनों कोलाइड करेंगे। मान लेते हैं बच्चों वो यहां कोलाइड करते हैं,
तो बच्चों सर ने जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी उसकी बात करें, अगर ये ऊपर जा रहा है और जी की वैल्यू 10 है तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 20 थी, 1 सेकंड बाद कम होके 10 अपवर्ड्स रह जाएगी। एग्जैक्टली सर। तो अपन बच्चों उसी चीज को बनाते हैं कि अब ये यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल टकराने के तुरंत पहले। और इस पॉइंट पर अगर इसको छोड़ा गया तो 1 सेकंड बाद ये यहाँ पर आ चुका होगा, और सोचो ड्रॉप करा गया तो u0, अब 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी? अगेन शॉर्ट ट्रिक लगाओ, बिल्कुल क्या अगेन 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड होगी? तो बच्चों यहाँ पर अब ये जो दूसरी वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, विच इज अगेन 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों दोनों बॉडीज यहाँ पर आके टकरा रही है, दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अब बच्चों इसी के लिए अपन क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं COLM अप्लाई करता हूं टकराने के तुरंत पहले इक्वल टू टकराने के तुरंत बाद, तो बच्चों मैं सबसे पहले अपर बॉडी की बात कर रहा हूं, क्या अपर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है? बिल्कुल सर। मास इनटू वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। अब लोअर बॉडी की बात कर रहा हूं, मास 1 kg इनटू वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन अपवर्ड 10। अब जब कोलिजन का दोनों स्टिक होगा ऐसा लिखा हुआ है, इसका मास मतलब कंबाइन हो गए 4 इनटू v वेक्टर। अब बच्चों ये जो है ये इनको j कैप के फॉर्म में लिख देता हूं मैं। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? -30 j कैप प्लस 10 j कैप, दैट इज -20 j कैप। तो -20 j कैप इज इक्वल्स टू 4v वेक्टर। अब बच्चों v वेक्टर की वैल्यू आ गई -5 j कैप। मतलब इसका जो कंबाइंड मास होगा सर वो नीचे मूव करेगा 5 मीटर पर सेकंड से। बच्चों ये तो सिर्फ उसकी वेलोसिटी आ गई। तो बच्चों अब अपने को इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी को अपन कैसे लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। बच्चों टोटल मास कितना हो गया? 4, और उसकी स्पीड कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 का स्क्वायर। बच्चों ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और यहां पर 5 + 25 इंटू 2 50 जूल आंसर, ये इसका आंसर होगा। Students, the next question is two putty balls of equal masses moving in mutually perpendicular directions with equal speed stick together after collision. If the balls were initially moving with a velocity of 45√2 meter per second each, then find the velocity of the combined mass after the collision. बच्चों सबसे पहले कंबाइंड मास है, इसका मतलब दोनों चिपक चुके हैं। यहाँ पर भी ये टर्म लिखी हुई है, तो हम लोगों को कंसीडर करना है एज परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। और बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टू बॉल्स ऑफ इक्वल मासेस इनिशियली म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब बच्चों इनिशियली म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी, तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमको स्पेसिफाई नहीं की गई है कि वो कौन कौन सी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग मान लेते हैं कि एक आई कैप में जा रही थी तो दूसरी जे कैप में जा रही है, और इनके बीच में कोलाइजन कैसे हुआ उस पर बात करते हैं। कि मान लो बच्चों कि यहां पर एक बॉल है जिसका मास हम लोग m कंसीडर कर लें, ये कुछ वेलोसिटी से आ रही है। यहां से हो सकता है कि एक दूसरी बॉल जो होगी वो इधर वेलोसिटी से आ रही होगी। तो नोटिस कीजिए कि ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, तो हो सकता है कि यहां पर दोनों आपस में एक दूसरे से कोलाइड किया। ये हो गया इसके लिए कौन सा पॉइंट? कॉलिजन पॉइंट। ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, और यहां पर आकर ये दोनों कंबाइन हो चुकी हैं। बच्चों ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं आई कैप, और ये मान लेते हैं एज जे कैप। और यहां पर कॉलिजन हुआ तो ये हम लोग मान लेते हैं कॉलिजन पॉइंट, जिस पर आके ये चिपक चुकी है और उसके बाद ये कंबाइनली मूव कर रही है। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन है जिससे हम लोग किसी भी तरह के कॉलिजन में अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों मास सेम है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वेलोसिटी एक की है 45√2 आई कैप प्लस दूसरे का मास m, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 45√2, पर ये किसमें है? जे कैप। और फाइनली बच्चों ये दोनों क्या हो चुकी हैं? कंबाइन, स्टिक हो चुकी हैं। तो स्टिक होने के बाद इनका टोटल मास हो गया 2m, और फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो बच्चों अगर हम लोग यहां पर m से सभी m कैंसिल कर दें तो ये m और ये m कैंसिल। बच्चों ये 45√2 आई कैप प्लस 45√2 जे कैप अपॉन 2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहां भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी टर्म पूछी है, तो हो सकता है कि ये आंसर हमें डायरेक्शंस के साथ पूछा जा रहा हो। और बच्चों अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछते हैं तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, जैसे कि 45√2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और सिमिलरली जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो वो करके इस तरह से हम लोग फाइनली अपना मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस के हमको किस फॉर्म में आंसर दिया है। बिल्कुल सर। बच्चों अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ऑब्लिक कोलिजन।
अब ओब्लिक कोलिजन के लिए सर ने आपको बात बताई थी कि अगर लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक ही कॉलिनियर लाइन पे नहीं है तो उस केस के अंदर जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा, ऑब्लिक। इसका मतलब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में अगर कोई एंगल बनता है तो कोलिजन का क्या आता है, ऑब्लिक कोलिजन। अब ऑब्लिक कोलिजन भी किस प्रकार के हो सकते हैं, या तो हो सकता है इलास्टिक हो या फिर इनइलास्टिक हो। तो बच्चों उस केस के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे, पर पहले सीख रहे ऑब्लिक कोलिजन में क्या करना होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर m1 पार्टिकल u1 वेलोसिटी से आ रहा है, m2 पार्टिकल u2 वेलोसिटी आगे जा रहा है। कोलिजन कब होगा, जब u1 की वैल्यू u2 से बड़ी होगी। बच्चों जैसे ही u1 वाली वेलोसिटी ज्यादा है तो m1 तेजी से आएगा और m2 को टकराएगा। सोच के देखना, जब उनकी टक्कर होगी तो टक्कर होते टाइम यहां पर कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। इनका मतलब इनका जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो ऐसी बनेगी, पर जो लाइन ऑफ मोशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब एंगल कुछ अलग है, दोनों के बीच में मतलब 0 डिग्री नहीं है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन के बीच में कुछ एंगल है तो कैसा कोलिजन है, ऑब्लिक। बच्चों टकराने के बाद ये बॉल अलग डायरेक्शन में आएगी, ये बॉल अलग डायरेक्शन में आएगी। ऐसा अपन को कहां देखने को मिलता है, जब अपन कैरम खेलते हैं। क्या कैरम खेलते हैं तो बहुत बार अपन साइड कट मारते हैं, तो एक जो अपने स्ट्राइकर होता है वो अलग जाता है और जो दूसरी गोटी होती है वो अलग जाती है। तो बच्चों वैसा का वैसा यहाँ पर कुछ होगा, एक अपना अपवर्ड मूव कर दिया, एक डाउनवर्ड मूव कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर दोनों के जो एंगल से हॉरिजॉन्टल से, एक का थीटा है और एक का फाई है। बच्चों ध्यान देना, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो बच्चों अपन ने एक बात सीखी थी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसी भी प्रकार के कोलिजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर बच्चों अपन ने वहां पर लिखा था u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर, मतलब वी हैव टू कंसीडर डायरेक्शन आल्सो। तो उसको यहां पर इजी करने के लिए अपन उसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो अलोंग x डायरेक्शन के लिए और एक अलोंग y डायरेक्शन के लिए। तो बच्चों उसके लिए अपने को सीखना पड़ेगा इसके कंपोनेंट्स के बारे में। ये अपना x डायरेक्शन है, ये अपना y डायरेक्शन है। बच्चों सोच के देखो, मैं आपसे पूछता हूँ u1 वेक्टर या u1 जो उसकी वेलोसिटी है वो कौन से डायरेक्शन में है, i कैप में, मतलब x डायरेक्शन। u2 अगेन i कैप, दैट इज x डायरेक्शन। अब बच्चों ये v1 है वो xy प्लेन में है, इसका मतलब मुझे इसे कंपोनेंट्स करने होंगे। अगर मैं इसे कंपोनेंट्स करूंगा वेलोसिटी के, तो बच्चों एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल। बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो v1 का क्या कंपोनेंट आएगा, v1 cos थीटा, i कैप क्लियर होगा, और ये वाला v1 sin थीटा, दैट इज j कैप। बच्चों सिमिलरली अगर m2 की बात करें तो m2 का जो v2 वेक्टर है वो भी xy प्लेन में है। इसके दो कंपोनेंट करूंगा तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। बच्चों ये एंगल फाई, तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हो जाएगा v2 cos फाई और ये हो जाएगा v2 sin फाई। अब बच्चों अपन यहां पर लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिल्कुल सर। अब बच्चों मैं लिख रहा हूं सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन। अगर बच्चों मैं सिर्फ x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, क्या इनिशियली m1 u1 पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू टकराने के जस्ट बाद m1, क्या मैं v1 sin थीटा को कंसीडर करूं? नहीं सर, सिर्फ x डायरेक्शन। एग्जैक्टली, तो क्या होगा m1 into v1 cos थीटा। बच्चों सब कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। और उसी के बाद इसका लिखा m2 into v2 cos फाई। बच्चों x डायरेक्शन में ये हो गया। बिल्कुल सर। तो बच्चों सिमिलरली अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो मैं y डायरेक्शन को यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, COLM इन y डायरेक्शन। बच्चों एक चीज बताएं, y डायरेक्शन में इनिशियली जस्ट बिफोर कोलिजन क्या इनकी वेलोसिटी कोई y डायरेक्शन में है या नहीं है? इनिशियली तो नहीं है सर। नहीं है। इसका मतलब इनिशियल 0, इसका भी 0, इसका भी 0, दोनों के इनिशियल मोमेंटम 0 होगा जस्ट बिफोर कोलिजन। पर जस्ट आफ्टर कोलिजन इन मासेस के पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो बच्चों आप साइन का कंसीडरेशन करना है ध्यान से। ये अपवर्ड जा रहा है तो क्या लिखूंगा, पॉजिटिव m1 v1 sin थीटा। बिल्कुल। अब बच्चों ये डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव m2 v2 sin फाई। तो बच्चों यहां से अगर अपन चाहें तो इस नेगेटिव टर्म को उठा के लेफ्ट साइड ला सकते हैं। तो यहां से क्या बन सकता है, m2 v2 sin फाई इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा। बच्चों ऐसा मत सोचना कि हमेशा ही ये 0 होंगे, इनकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो सकता है कभी हो भी जाए इनके पास। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर दो एंड y डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व कर दो, इसके पास दो इक्वेशन आ जाएगी। अब बच्चों मान लेते हैं
कि ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता तो बेटा CLM में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, CLM तो हर जगह वैलिड है, पर एक एक्स्ट्रा चीज और आ जाती है जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। एग्जैक्टली सर, इसका जस्ट बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जस्ट आफ्टर कोलिजन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों अपन एक और चीज यहां पर लिख रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी को अपन कंजर्व करें फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मतलब E की वैल्यू बच्चों 1 है, तो उस केस के अंदर कैन से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। अब बच्चों क्या कहते हो यहां पर, क्या कंपोनेंट के फॉर्म में लिखूं क्या? नहीं, इस काइनेटिक एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड्स की फॉर्म में डायरेक्टली, तो यहां पर हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बन जाएगी। तो अपने पास कितनी इक्वेशन आई? 3, 2 तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इन द पर्टिकुलर डायरेक्शंस और तीसरी आई काइनेटिक एनर्जी की। सर यहाँ से हम लोग बच्चों को एक और चीज प्रूव करके बता सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि इनिशियली अगर x में मोमेंटम है और मोमेंटम कंजर्व है तो फाइनली भी सिर्फ x में ही होना चाहिए था। एग्जैक्टली इसीलिए एक पार्टिकल ऊपर गया तो दूसरा y को खत्म करने के लिए नीचे उसका गया, ताकि जाना ही पड़ेगा। हाँ, ताकि उसका y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम पहले के बराबर 0 हो जाए। बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट्स, इन सब डिस्कशन के बाद अब हम लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आ जाते हैं, जैसा सर ने आपको सिखाया उन्हीं पर बेस, यानी कि ऑब्लिक कोलिजन। A ball moving with velocity of 9 meter per second collides with another similar stationary ball. After the collision, both the balls move in directions making an angle of 30 degree with the initial directions. केवल बच्चों यहां तक का हम लोग पहले डायग्राम कंसीडर कर ले। मानकर चलिए कि यहां पर एक कोई बॉल रही होगी और क्वेश्चन में बोला गया 9 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और सिमिलर बॉल से टकरा रही है, तो इसका मास हम लोग कंसीडर कर लेते हैं m। और बच्चों ये 9 आई कैप में मूव कर रही है, यानी कि x डायरेक्शन में मैंने इसको मूव करते हुए बनाया है। और हो सकता है कि यहां पर एक दूसरी बॉल हो m मास की, जो कि स्टेशनरी है, यानी कि रेस्ट स्टेट पे है। तो बच्चों ये कुछ इस तरह से मूव करते हुए मान लीजिए आपस में टकरा रही है, ये m मास की बॉल है, ये x डायरेक्शन में मान लीजिए मूव कर रही थी लाइक दिस। अब बच्चों क्वेश्चन में बोला गया कि आफ्टर द कॉलिजन, जैसे ही इनके बीच में कॉलिजन हुआ तो कॉलिजन के बाद एक बॉल जो है वो इनिशियल डायरेक्शन से इधर गई और एक बॉल इधर गई, यानी कि 30 डिग्री ईच, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और दोनों के मासेस यहां पर सेम है, ये m मास हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है 30 डिग्री पर जाने के बाद इनकी स्पीड कैलकुलेट कीजिए फॉर बोथ द बॉल्स आफ्टर द कॉलिजन। तो बच्चों इसकी स्पीड हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहां पर v1 और इसकी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज v2। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कॉलिजन का प्रकार कैसा है, यानी कि कॉलिजन का टाइप कैसा है, तो हमें कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है वॉट एवर इज द टाइप ऑफ कॉलिजन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज एप्लीकेबल। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम अगर आप देखें किसमें है, x में, बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि जो बॉल्स थी वो सिर्फ x में चल रही थी और एक रेस्ट पे थी। तो ऑब्जर्व करें इनिशियल मोमेंटम अगर x में है तो फाइनल भी सिर्फ और सिर्फ x में ही मिलना चाहिए, यानी कि फाइनल वाला जो y कंपोनेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाना चाहिए, और वो हो भी रहा है। अगर मैं बच्चों कंपोनेंट्स करके दिखाऊं तो ऑब्जर्व कीजिए इसका कंपोनेंट ये वाला क्या होगा, m v1 cos 30, और ये वाला कंपोनेंट इसका क्या होगा, m v1 sin 30। बिल्कुल सर। इसी तरह से बच्चों v2 के लिए अगर हम लोग कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट यहां इसका अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा m v2 cos 30, एंड सिमिलरली एक कंपोनेंट बच्चों इसका नीचे पहुंचा दें तो ये हो जाएगा m v2 sin 30। तो बच्चों जरा नोटिस कीजिए, अब हमारे पास जो काम है वो है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना। तो बच्चों हम लोग दोनों डायरेक्शंस में अप्लाई करें। सबसे पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर रहा हूं इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में जब हम इसको अप्लाई करेंगे बच्चों तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी। इनिशियली कोई भी बॉडी y डायरेक्शन में मूविंग नहीं थी, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम फॉर बोथ द बॉडीज इज 0 इन y डायरेक्शन। फाइनली देखिए बच्चों एक का अपवर्ड है और एक का डाउनवर्ड है, तो एक को अगर आप प्लस लिखेंगे तो दूसरे को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। तो एक को लिखा मैंने m v1 sin 30, तो दूसरे को लिखना पड़ेगा माइनस m v2 sin 30। बच्चों नोटिस कीजिए यहां पर अगर मैं एक को LHS में ले आऊं तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास m v2 sin 30 इज इक्वल टू m v1 sin 30। बच्चों नोटिस करने वाली बात है m से m कैंसिल, sin 30 से sin 30 कैंसिल, तो v2 इज इक्वल टू क्या आ गया, v1। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन में मैं किसी भी एक पार्टिकल की फाइनल स्पीड निकाल दूं, दूसरे की भी फाइनल स्पीड एग्जैक्टली वही होगी। तो बच्चों यहां से एक रिलेशन हमको देखने को मिला कि दोनों की जो फाइनल स्पीड्स हैं वो एग्जैक्टली सेम आ गई है। ध्यान से सुनो, मैंने बोला स्पीड सेम आ गई है।
क्योंकि वेलोसिटी तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। एग्जैक्टली। अब बच्चों हमें यही अप्लाई करना है इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में इसको अप्लाई करते हैं। इनिशियल x डायरेक्शन में कितना था 9m, इसका 0 था, इसका कितना होगा mv1 cos 30 और इसका होगा mv2 cos 30। तो अप्लाई करते हैं y डायरेक्शन के बाद x डायरेक्शन में। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, x डायरेक्शन में इनिशियल कितना था 9m, दूसरे का था 0, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसकी स्पीड कितनी थी 9 क्वेश्चन में हमको दी हुई है। फाइनली अगर हमको लिखना है तो एक का होगा cos 30 और दूसरे का होगा mv2 cos 30। बच्चों मैंने v2 को नहीं लिखा है, उसकी जगह v1 लिख दिया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि v1 इज इक्वल टू v2 है ना, ऐसा इसलिए हम लोगों ने लिख दिया। तो ध्यान रखें ये v2 था, पर मैंने वहां पर आपको v1 लिखकर बता दिया, क्योंकि v1 और v2 सेम है, ऐसा मैं प्रूफ कर चुका हूं। तो बच्चों अगेन अगर हम लोग देखें तो m से ये सब m आपस में कैंसिल, तो नोटिस कीजिए 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2v1 cos 30। बच्चों cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 9 इज इक्वल टू 2v1 √3/2। बच्चों ये 2 से एक 2 कैंसिल, तो v1 की वैल्यू यहां से देखें तो 9/√3। बच्चों 9 को हम लोग 3 क्रॉस 3 लिख के इनको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज पर ऑप्शन अगर हमें दिया हो। तो बच्चों ये 9/√3 मीटर पर सेकंड आया है, तो क्या यही वैल्यू v2 की भी होनी चाहिए? क्योंकि हम लोग ये बात पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो आपने नोटिस किया कि कैसे हमें क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल सर।